नमस्कार दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए कि यूपीएससी ने अभी क्या है एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसके तहत लगभग 120 डिफरेंट पोस्ट्स पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया है, जिसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हो विद द अमाउंट ऑफ ओनली 25 रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया कि 25 रुपए की एप्लीकेशन फ़ी के आधार पर आप 120 पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और वो भी सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या फिर एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें ना, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो गई। ओके, इसके अलावा कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, ठीक है, पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज मिनिस्ट्री, इनके अंडर में ये लगभग 120 वैकेंसीज निकली हैं। और ये वैकेंसीज जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इसमें ये 25 रुपए का जो ये फीस लग रहा है ना, ये कहीं ना कहीं वुमेन, एससी कैंडिडेट्स, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये एप्लीकेशन, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि अलग अलग फॉर्म, अलग अलग आप कह सकते हो कि इन मिनिस्ट्रीज के लिए आप अपनी क्वालिफिकेशन को आइडेंटिफाई करके और देख सकते हो। टोटल 120 है, बट यस, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हिसाब से, ठीक है। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस जो रहेगा वो कंप्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है, और उसके लिए फॉर्म जो है वो आप कहाँ फिल कर सकते हो? www.upsconline.nic.in। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई है वो हम देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर हम थोड़ा सा ब्रीफिंग ले लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि 51 वैकेंसीज निकाली गई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, जो कि किसके अंडर में है? सीधा सिविल एविएशन, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, दैट मींस मिनिस्टर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर चली गई। इसमें आप देखोगे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो 21 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट्स हैं, ठीक है, एससी के लिए भी 8 है, एसटी के लिए 1 सीट है, और आप ओबीसी के लिए देखोगे तो 13 सीटें हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी है उनको ज्यादा सूटेबल माना गया है। इसका मतलब ये कि जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी उनमें प्रेफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको मिलेगा, ठीक है। नो डाउट एप्लीकेशन कोई भी कर सकता है, बट सूटेबिलिटी का वर्ड का मतलब यही है। अब आपको ये चीजें बार बार आगे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये कौन इंक्लूड होते हैं? देखो, वो इंडिविजुअल जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी जैसे कि सेरेबल पैल्सी का सामना करना पड़ रहा है, दैट मीन्स बॉडी इस तरीके से, कहते हैं ना कि एक तो बैलेंस नहीं बना पाते हैं कुछ लोग, है ना, बॉडीली बहुत वीक होते हैं, या फिर ये कहो कि कहीं ना कहीं मूव करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सेरेबल पैल्सी का केस हो गया। लेप्रोसी क्योर्ड अगर किसी के कुष्ठ रोग है, जैसे स्किन या फिर जो हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स है, कान हो गया या फिर हाथ की उंगलियां हो गई, इनमें जो कुष्ठ रोग लग जाता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उससे भी अगर कोई रिकवर करके आया तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ड्वार्फिज्म, नाटेपन से अगर कोई ग्रसित है, या कोई एसिड अटैक विक्टिम है, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर साथ में आप देखते चलें कि एज की लिमिट क्या है। एज लिमिट है 45 ईयर्स फॉर एससी एसटी, 43 ईयर्स फॉर ओबीसी, 40 ईयर्स फॉर ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड। साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हम जिसकी बात करें दैट इज असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस। तो इसके लिए आपके पास में इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन से अगर आपके पास में अपनी डिग्री है, प्लस आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हो। प्लस मास्टर, इसके अलावा अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप मास्टर डिग्री है आपके पास में, ठीक है, वही अगेन साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, इनमें से कोई सब्जेक्ट रहा है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास में बीएससी की डिग्री है जिसके चलते आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी डिग्री की और फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है, और कम से कम 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है। अब आप देखोगे कि वो एक्सपीरियंस किस कैटेगरी में होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है दैट्स ओके, बट एक्सपीरियंस कहाँ? जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड आपने कुछ काम किया हुआ है, इसके अलावा एयर ऑपरेशंस में कहीं पर आपने कोई मैनेजमेंट का काम किया है, या फिर एरोड्रोम्स जो होते हैं, या फिर कहोगे जो एयरपोर्ट्स पे जो भी सिग्नलिंग का ये जो सारा काम होता है वहाँ पर आपने कहीं ना कहीं अपना एक मैनेजमेंट का काम किया हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ध्यान रखें कि ये जो कुछ भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हम देख रहे हैं, चाहे एजुकेशनल देखें या एक्सपीरियंस देखें, इसमें समय रहते हुए यूपीएससी जो है वो रिलैक्सेशन भी ला सकती है एज पर द सिचुएशन, ठीक है।
चाहे फिर वो एक्सपीरियंस आपका मतलब जैसे 5 साल 3 साल की बात की गई है तो उसमें रिलैक्सेशन की बात कर लो, या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन की बात कर लो, वो डिपेंड करेगा। एक चीज़ ध्यान रखें, इस पर्टिकुलर ये जो वैकेंसीज की जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, इन वैकेंसीज में आपको पोस्टिंग यहाँ पर इंक्लूडेड एरियाज हैं, पूरा एकदम एक्सक्लूसिवली ये चीज़ मेंशन की हुई है कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में आपकी होती है ज्वाइनिंग, तो आप इन एरियाज में पोस्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसके अंदर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देनी है, बट यस, अगर मान लो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आ गई तो क्या किया जाएगा कि वहाँ पर टेस्ट भी किया जा सकता है एक फिल्ट्रेशन के तौर पे। बाकी जनरली मोर और लेस ये सारा इंटरव्यू बेस्ड रहेगा, जिसमें हम आगे देखेंगे कि लास्ट डेट कब की आ रही है, क्या इसके अंदर पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो अभी ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। दूसरी एक वैकेंसी आई है साइंटिस्ट बी कैटेगरी के जो फिजिकल सिविल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए, मोर और लेस किसमें, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में है ये, ठीक है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से किसी में भी आपके पास में एमएससी होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो आपके पास में 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आप जो आप कह सकते हो ना जो मटेरियल सप्लाई होती है उनकी टेस्टिंग लेबोरेटरी में आपने काम किया है, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास में बीई या फिर बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस आपके पास में एक्सपीरियंस की हम बात करें तो देखो इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कम से कम 2 साल का चाहिए होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए देख सकते हो। सिमिलरली 2 वैकेंसीज की बात की जा रही है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, ओके, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल, आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर अप्लाई करने के लिए बोला गया है। इसमें आप देख सकते हो एज भी आप यहाँ से नोटिस करो, ठीक है, 35 ईयर्स की आपकी एज हो, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व्ड हो। और बाकी अगर आप SC ST में इनमें आते हो तो आपके फिर बाद में रिलैक्सेशन मिल ही जाएंगे एज पर द टर्म्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगेन आपके पास में डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए सुटेबिलिटी शो करती है, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में एटलीस्ट होना चाहिए, चाहे फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, अकाउंट से रिलेटेड हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो भी आप सेगमेंट्स देखते हो उनके अंडर आपने कोई काम किया हुआ हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक सुटेबिलिटी शो करती है, ठीक है। इसके अलावा अगेन हर एक वैकेंसी में एक पॉइंट जरूर है कि सूटेबिलिटी किसके लिए है, जो फिजिकली कह सकते हैं ना कि फिजिकली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कहीं ना कहीं फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके लिए तो सूटेबिलिटी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके अलावा 9 वैकेंसीज है, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में। इसमें आपके पास में जूलॉजी, आपको पता है ना बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक तो बॉटनी होती है, एक जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान। तो अगर आपके पास में जूलॉजी में आपके पास में डिग्री है तो आप इसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगेन ध्यान रखें PWBD के लिए सूटेबल है, वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिमिलरली आप आगे जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। अगर यूरोलॉजी से रिलेटेड आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास में अगर इंजीनियरिंग या फिर साइंस बैकग्राउंड से कहीं पर हो और आपके पास में और एक्सपीरियंस भी अवेलेबल है तो आप इसके लिए इजीली एप्लीकेबल हो जाते हो या अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली आप देख सकते हो एनवायरमेंटल साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में भी 2 वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में भी वैकेंसी है, ओके, इंजीनियर लेवल की। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 की न्यूरो सर्जन, दैट मीन्स अगर आप MBBS हैं और आपके पास में एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजी से है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, ब्रेन वाली जो सेगमेंट है उससे, तो आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपके पास में 16 वैकेंसीज, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 वैकेंसीज हैं आई है आपके पास में, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आप कह सकते हो डिपार्टमेंट है NCT दिल्ली में यहाँ पर। और आपके पास में MBBS डिग्री है और साथ में आपने एक कह सकता है ना कि आपने जैसे ही कोर्स किया, कोर्स के बाद में कोई डिप्लोमा, अब आप स्पेशलाइजेशन में अगर चले गए और वहाँ पर आपने कोर्स किया ऑप्थोमोलॉजी से रिलेटेड, ऑप्थोमो का मतलब क्या हो गया कि आंखों से रिलेटेड आपका कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा आप देख सकते हो आगे 9 वैकेंसीज आपको मिल जाती हैं यहाँ पर, जो NCT दिल्ली के अंडर में अगेन हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर ही
ऑर्थोपेडिक्स दैट मीन्स हड्डियों से रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए, अगेन इसमें एज का लिमिट और ये सारी आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के एक लंबी लिस्ट है इन वैकेंसीज की जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है जानना कि यहाँ पर क्या चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन में आप रिलाय ना करो। दूसरी चीज़ ये कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है दैट इज़ 29 फरवरी, ठीक है, अभी टाइम है आपके पास में 7-8 दिन का, तो आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में उसका प्रिंट आउट ले लेना है, जो कि आप 1 तारीख को 1 मार्च की रात तक मतलब बीच रात का 12 बजे ना, उससे पहले पहले आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि जब आप जाओगे रिक्रूटमेंट के लिए तो उस टाइम पर ये प्रिंट आउट आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल जाता है कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कहीं पर भी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से एक्शन ले सकता है यूपीएससी के द्वारा प्रॉपर। जैसे मान लो कि आपने एक तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपने फी टाइम पर पे नहीं की तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और जब आपका नंबर आया शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे तब आप नहीं पहुंचे तो भी आपको कहीं ना कहीं रिस्क हो सकती है। तो कुल मिलाकर के इसमें पॉइंट क्या रहा है कि ऑनलाइन जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन को और अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा आराम से यूपीएससी वेबसाइट पे, और साथ में हम भी शेयर कर देंगे आपके साथ में। प्लस आप देखोगे कि आपको यहाँ पर ये देख लेना है कि एज लिमिट आपकी फुलफिल हो रही है कि नहीं। अगर आप ओबीसी है या फिर किसी भी कैटेगरी का अगर रिजर्वेशन बेनिफिट लेना चाहते हो तो ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ पर एनसीटी दिल्ली का नाम आया है ना, वहाँ पर आपको एनसीटी दिल्ली के द्वारा इशूड, एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इशूड आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए रिजर्वेशन का, तो आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। और बाकी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर कि किसी भी इंडिविजुअल को पर्सन विद, आप कह सकते हो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के हिसाब से अगर बेनिफिट लेना है तो क्या उसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या जो भी डिसेबिलिटी आप अगर एंट्री कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि कम से कम 40% डिसेबिलिटी आपकी बॉडी में दिखाई देनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है दैट्स ओके, अदरवाइज फिर आपको जनरल कैंडिडेट के तौर पे ही देखा जाएगा। फिर उसके बाद में तो ये बताया जा रहा है कि कौन सी जो एप्लीकेशन है, पहले एक फॉर्म निकला था जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर का, वो फिर बाद में रिजेक्ट भी हो गया, इसके बारे में खैर इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मेन चीज़ें थी वो हमने देख ली। सिटीजनशिप की बात करें, इंडिया का सिटीजन हो, नेपाल का सिटीजन हो, भूटान का हो तो भी आप अलाउड हो। इवन तिब्बतन रिफ्यूजी जो कि इंडिया में परमानेंटली सेटल होना चाहता है वो भी इसके लिए एलिजिबल कंसिडर किया जा रहा है, और इंडियन ओरिजिन के जो लोग बाहर इन कंट्रीज में जाकर के रह रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एज लिमिट और इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। और अगर एप्लीकेशन नंबर्स ज़्यादा हुए तो फिर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग हो, जिसमें ये क्लासिफिकेशन दे रखा है कि पहले ये प्रायोरिटी होगी, फिर ये फिर ये फिर ये। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि हाँ जी कितनी डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, वो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के कौन कैंडिडेट्स हैं, उनके अंदर मेन फोकस जो भी एलिमिनेट करना होगा उनका एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर किसी के पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वालों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी और कम वालों को कम मिलेगी। दैट मीन्स अगर मान लो आपके पास पीएचडी है तो हो सकता है आपको एमएससी वाले से ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाए। तो इस तरीके से ये शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग एक अपडेट दिया है यूपीएससी ने, जो कि हमें जानना था। ठीक है, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।